आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत हम एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना से करते हैं। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए, एक तरफ एक बहुत ही साधारण सा इंसान है, मतलब एक ऐसा आदमी जिसने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां सुधारी। हाँ, और उसके बाद लगभग 17 साल तक एक स्टोर में फर्श बुहारने का काम किया। सही कहा। और उसने अपने जीवन में बस एक छोटा सा 2 कमरे का घर खरीदा और वहीं रहा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरी तरफ हार्वर्ड से पढ़ा हुआ वॉल स्ट्रीट का एक बेहद सफल अधिकारी है, जो मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में काम करता है। हाँ, और वो इतना सफल है कि वो 40 के दशक में ही रिटायर हो जाता है। कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट के आलीशान घर में रहता है, मतलब 11 बाथरूम और 2 एलिवेटर वाला घर। क्या बात है। तो अगर मैं किसी से भी पूछूं कि जीवन के अंत में पैसों के मामले में इन दोनों में से कौन ज्यादा सफल होगा, तो कोई भी उस वॉल स्ट्रीट के अधिकारी का ही नाम लेगा, है ना? जाहिर सी बात है, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन यही हमारा सारा लॉजिक और सारा गणित गलत साबित हो जाता है। बिल्कुल गलत। तो आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंशों पर गहराई से चर्चा करें। और हमारा मिशन ये समझना है कि पैसों के मामले में जो सफलता है वो कोई गणित या बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से इंसान के व्यवहार का खेल है। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें उस सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड और उस वॉल स्ट्रीट के अधिकारी रिचर्ड फुस्कोन की असल कहानी में जाना होगा। रोनाल्ड रीड की कहानी का अंत सच कहूं तो बहुत ही चौंकाने वाला है। 2014 में जब 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सच में? इस साधारण से सफाई कर्मचारी के पास $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। $8 मिलियन एक सफाई कर्मचारी के पास? हाँ, और दूसरी तरफ वो जो हार्वर्ड के अधिकारी थे रिचर्ड फुस्कॉन, वो 2008 के वित्तीय संकट में बुरी तरह कर्ज में डूब गए। अरे बाप रे। बिल्कुल, वो दिवालिया हो गए और उनका वो 11 बाथरूम वाला आलीशान घर नीलाम हो गया। एक मिनट, सच में? मतलब एक सफाई कर्मचारी करोड़पति बन गया और एक इतना बड़ा अधिकारी दिवालिया? यही सच्चाई है। लेकिन क्या हम सच में ये मान ले कि एक सफाई कर्मचारी ने सिर्फ अपने धीरज से हार्वर्ड के दिग्गजों को हरा दिया? मुझे तो ये क्या ये सिर्फ अंधी किस्मत नहीं लगती? दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना जानकारी वाला कोई इंसान किसी विशेषज्ञ को ऐसे हरा दे? देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि किसी और पेशे में ऐसा होना सच में असंभव है। मतलब सोचिए, क्या कोई बिना मेडिकल डिग्री वाला इंसान सिर्फ धैर्य रखकर दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन से अच्छा हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है? ओह बिल्कुल नहीं, वो तो मरीज को मार ही डालेगा। सही कहा। या बिना इंजीनियरिंग पढ़े कोई इंसान किसी आर्किटेक्ट से बेहतर इमारत खड़ी कर सकता है? नामुमकिन है। लेकिन निवेश या इन्वेस्टिंग की दुनिया में ऐसा होता है, क्योंकि फाइनेंस कोई हार्ड साइंस नहीं है। हार्ड साइंस से आपका मतलब जैसे भौतिकी या रसायन विज्ञान? बिल्कुल, भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बदलता। आप उसके बारे में कैसा भी महसूस करें, सेब नीचे ही गिरेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन फाइनेंस में इंसान का व्यवहार बहुत तेजी से बदलता है। ये पूरी तरह से एक सॉफ्ट स्किल है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे ज्यादा अहम यह है कि मुश्किल समय में आपका अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण है। अच्छा, ऐसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर ये गणित नहीं है तो इंसान पैसों को लेकर इतनी अजीब और अतार्किक फैसले क्यों लेता है? मेरा मतलब है, अगर 10% रिटर्न का मतलब 10% ही होता है तो फिर लोग इसे अलग अलग तरीके से क्यों देखते हैं? क्योंकि हर इंसान का दिमाग उस वित्तीय डेटा को अपने अनुभवों के हिसाब से प्रोसेस करता है। कैसे? स्रोत सामग्री का पहला अध्याय ही कहता है कि कोई भी पागल नहीं है। अच्छा? लोग पैसों के साथ ऐसे फैसले लेते हैं जो बाहर से देखने में पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन उनके अपने नजरिए से वे बिल्कुल सही होते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने दुनिया को कैसे अनुभव किया है। मुझे ये बात ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आंखों पर पट्टी बांधे हुए कुछ लोग एक हाथी को छू रहे हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? जो पूंछ पकड़ता है उसे लगता है दुनिया वैसी रस्सी जैसी है, जो सूंड पकड़ता है उसका सच बिल्कुल अलग होता है। एकदम सटीक बात कही आपने। हमारा व्यक्तिगत अनुभव दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका शायद 1% का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ। लेकिन यह अनुभव इस बात का 80% तय करता है कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं। इसी से मुझे जॉन एफ कैनेडी की याद आ रही है। क्या यही कारण है कि JFK को
ग्रेट डिप्रेशन यानी 1930 की आर्थिक मंदी का कोई अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने खुद माना था कि उनका परिवार उस मंदी के दौरान भी इतना अमीर था कि उन्हें कभी उस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने तो इसके बारे में हार्वर्ड में किताबों में पढ़ा था। मतलब आप मंदी के बारे में कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जो डर उन लोगों ने महसूस किया जिन्होंने सच में अपना घर खो दिया, वो डर आप किसी स्प्रेडशीट से महसूस नहीं कर सकते। यही कारण और प्रभाव या कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। और स्रोत में इसके कुछ बहुत ठोस उदाहरण हैं, जैसे अलग अलग पीढ़ियों का अनुभव। हाँ, वो जन्म के साल वाला डेटा। बिल्कुल। अगर किसी का जन्म 1970 में हुआ था तो उसने अपनी युवावस्था में शेयर बाजार को महंगाई के समायोजन के बाद लगभग 10 गुना बढ़ते हुए देखा। तो उसके अवचेतन मन में शेयर बाजार एक जादुई मशीन बन गया। एकदम सही। लेकिन अगर कोई 1950 में पैदा हुआ तो उसने अपनी युवावस्था में बाजार को बिल्कुल ठहरा हुआ पाया होगा। हाँ, बाजार कहीं गया ही नहीं। अब आप इन दो अलग अलग पीढ़ियों के लोगों से एक ही तरह की निवेश व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ये सिर्फ अमीरों या पुरानी पीढ़ियों पर लागू नहीं होता। जो सबसे गरीब लोग हैं उनके फैसले भी इसी तरह प्रभावित होते हैं। आप वो लॉटरी टिकट वाले उदाहरण की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अमेरिका में सबसे कम आय वाले लोग सालाना औसतन $400 लॉटरी टिकटों पर खर्च करते हैं, जबकि उनके पास आपातकाल के लिए $400 की बचत नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मतलब ये तो सरासर बेवकूफी है ना। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप $400 जुए में क्यों उड़ाएंगे? गणित के हिसाब से ये एक भयानक फैसला है। बाहर से देखने पर ये पागलपन ही लगता है, लेकिन उनके अनुभव के चश्मे से देखिए। कैसे? वे एक ऐसी स्थिति में हैं जहां उनके लिए अच्छी छुट्टियां बिताना, घर खरीदना या बच्चों को कॉलेज भेजना लगभग असंभव है। हाँ, वो जीवन की बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके लिए वो लॉटरी का टिकट सिर्फ एक गणितीय दाव नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो सपना खरीदने का एकमात्र तरीका है जो अमीर लोग पहले से जी रहे हैं। ओह, हम इस तर्क से सहमत भले ना हो, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी पागल नहीं है। ये तो सच में नजरिया बदल देने वाली बात है। लेकिन अगर हमारे फैसले हमारे इन सीमित अनुभवों से ही बनते हैं, हाँ, तो फिर आज के इस हसल कल्चर का क्या मतलब रह जाता है? हमें तो हर जगह यही सिखाया जाता है कि सफलता सिर्फ और सिर्फ दिन रात की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे हम किसी कसीनो में खड़े हों जहां हमें सिर्फ जीतने वालों की आवाजें सुनाई दे रही हों। हाँ, जो लोग हार कर चुपचाप चले गए, उनकी शांति को हम पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यही हसल कल्चर की सबसे बड़ी समस्या है। ये नैरेटिव दो सबसे बड़ी बाहरी ताकतों को पूरी तरह से भूल जाता है। किस्मत और जोखिम। किस्मत और जोखिम, जो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में हर परिणाम केवल आपके व्यक्तिगत प्रयासों से तय नहीं होता। स्रोत में इसके ही बिल गेट्स का उदाहरण बहुत गहराई से दिया गया है। हाँ, 1968 का वो लेक साइड हाई स्कूल। दुनिया में उस समय हाई स्कूल की उम्र के करीब 30 करोड़ बच्चे थे, लेकिन सियाटल के उस एक स्कूल में केवल 300 बच्चे पढ़ते थे। और स्कूल में एक ऐसा कंप्यूटर था जो उस समय कई बड़े विश्वविद्यालयों के पास भी नहीं था। हाँ, और बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से एक थे। ये तो सीधा सीधा 1 करोड़ में से एक वाली किस्मत हुई। बिल्कुल। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू जोखिम है, जो उतना ही शक्तिशाली है। उनके दोस्त केंट इवांस की कहानी। हाँ, गेट्स खुद मानते हैं कि केंट क्लास के सबसे होशियार छात्र थे। दोनों साथ मिलकर भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अमेरिका में पहाड़ों पर जान जाने का जोखिम लगभग 10 लाख में एक होता है। सही कहा। गेट्स को 10 लाख में से एक वाली किस्मत मिली और उनके उतने ही होशियार दोस्त को 10 लाख में से एक वाला जोखिम। ब्रह्मांड का ये अंधापन कभी कभी सच में डराता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो पता चलता है कि किसी भी बड़ी सफलता का आकलन करना कितना मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ नतीजे देखते हैं। बिल्कुल। जब कोई बेहद सफल होता है तो हम उसकी हर आदत को जीनियस मान लेते हैं। कार्लियन वैंडरबिल्ट का उदाहरण ही ले लीजिए, जिन्होंने अपना पूरा रेलवे साम्राज्य खड़ा करने के लिए खुलेआम कानून तोड़े थे। हाँ, उन्होंने नियमों की कोई परवाह नहीं की। और आज लोग उन्हें एक विजनरी कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो पकड़े जाते और उनकी कंपनी बंद हो जाती तो क्या होता? तब तो कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा होता।
बिल्कुल नहीं। लोग बस यही कहते कि वो एक लालची अपराधी था जिसे सजा मिल गई। मतलब जोखिम लेने और बहादुरी के बीच की लकीर सिर्फ इस बात से तय होती है कि नतीजा क्या निकला। एकदम सही। सच्चाई ये है कि हमें अतिवादी या एक्सट्रीम उदाहरणों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है जिसे हम दोहरा नहीं सकते। हाँ, इसके बजाय हमें व्यापक पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्रोत में बताई गई टेल्स की अवधारणा। टेल्स यानी वो बहुत ही दुर्लभ घटनाएं जो पूरी कहानी का परिणाम तय कर देती हैं। जैसे डिज्नी की स्नो वाइट। वॉल्ट डिज्नी ने 1930 के दशक के मध्य तक 400 से अधिक कार्टून बनाए थे। और उनमें से ज्यादातर फ्लॉप रहे। हाँ, उनका पहला स्टूडियो तो दिवालिया तक हो गया था। लेकिन फिर आई स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। वो एक टेल इवेंट था। बिल्कुल। इस एक फिल्म ने इतना पैसा कमाया कि डिज्नी के सारे कर्ज उतर गए और उनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। कला संग्रहकर्ता हाइंज बर्गरन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिन्होंने पिकासो की कलाकृतियां खरीदी थी। हाँ, उन्होंने बेशुमार कलाकृतियां खरीदी। उनकी 99% खरीद शायद कभी बहुत महंगे नहीं बिकी, लेकिन वो 1% जो मास्टरपीस बन गई, हाँ। उन्होंने उनके पूरे पोर्टफोलियो को करोड़ों का बना दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप आधी बार गलत होकर भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते आप उस टेल इवेंट के आने तक मैदान में टिके रहें। एक सेकंड, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अगर किस्मत का इतना बड़ा खेल है और आपको सिर्फ उस एक टेल इवेंट तक टिके रहना है, तो फिर इंसान के पास जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तब वो रुक क्यों नहीं जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों को ही देख लीजिए। इनके पास तो वो सब कुछ था जो किसी को भी चाहिए होता है। यहीं से इंसान की एक नई मनोवैज्ञानिक चुनौती शुरू होती है, पर्याप्त या इनफ न होने की बीमारी। हाँ, रजत गुप्ता झुग्गियों से निकलकर मैकिन्जी के सीईओ बने। उनके पास $100 मिलियन की अथाह संपत्ति थी। वो जो चाहते खरीद सकते थे। लेकिन उन्हें अरबपतियों के उस बहुत ही खास घेरे में शामिल होना था। और उसी भूख ने उनसे इनसाइडर ट्रेडिंग करवाई। बर्नी मैडॉफ का भी तो बिल्कुल यही हाल था। बिल्कुल। वो एक बेहद सफल और लीगल बिजनेस चला रहे थे जो उन्हें करोड़ों कमा कर दे रहा था। फिर भी और ज्यादा पाने की चाहत में उन्होंने पोंजी स्कीम चला दी और सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो लोग वो पैसा दांव पर लगा रहे थे जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था। ये पूरी तरह से अतार्किक है, लेकिन समस्या ये है कि आधुनिक पूंजीवाद दो चीजें बहुत अच्छी तरह बनाता है। कौन सी दो चीजें? अपार संपत्ति और भयंकर ईर्ष्या। जब पर्याप्त की कोई सीमा नहीं होती तो इंसान तुलना के खेल में बुरी तरह फंस जाता है। और तुलना का ये खेल कभी जीते नहीं जा सकता। कभी नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ऊपर होगा ही। ये बात द मैन इन द कार पैराडॉक्स से बिल्कुल जुड़ती है। ये इस पूरी चर्चा का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। जब हम सड़क पर किसी को एक चमचमाती फरारी चलाते देखते हैं तो हम उस इंसान की तारीफ नहीं करते। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास ये फेरारी होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम वो कार इसलिए चाहते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन लोग हमारी नहीं, उस कार की तारीफ कर रहे होते हैं। हाँ, और खुद को हमारी जगह रखकर देख रहे होते हैं। इसी भ्रम के कारण लोग वो पैसा खर्च कर देते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती, ताकि वो ऐसा दिखावा कर सके जो असल में खोखला है। एकदम सही। इसीलिए रिच यानी अमीर और वेल्दी यानी धनवान के बीच का अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये दोनों अलग चीजें हैं। मुझे ये एक हिमखंड यानी आइसबर्ग की तरह लगता है। वो कैसे? जो पानी के ऊपर चमकता हुआ दिखता है वो रिच है, वो दिखावा है। जैसे वो $1 लाख की कार या डिजाइनर कपड़े। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है कि उस कार का मतलब है कि आपके पास अब $1 लाख कम हो गए हैं। सही बात है। जो हिस्सा पानी के नीचे है, जो विशाल है और जिसे कोई नहीं देख सकता, असल में वही वेल्थ है। वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। और पर्याप्त का मतलब कम होना या अपनी इच्छाओं को मारना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये जानना कि कब रुकना है, ताकि आप वो चीजें ना खो दें जो सच में अनमोल हैं। जैसे आपका परिवार, आपकी आबरू। हाँ, और आपकी आजादी और मानसिक शांति। तो अगर वेल्थ वो पैसा है जो पानी के नीचे है, जो खर्च ही नहीं हुआ, तो उस अदृश्य पैसे का फायदा क्या है? हम उसे बचाकर असल में हासिल क्या कर रहे हैं? हम आजादी और समय हासिल कर रहे हैं।
और ये संभव होता है कंपाउंडिंग के जादू से। कंपाउंडिंग? हाँ, लेकिन कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अटपटा है कि हमारा दिमाग उसे आसानी से समझ नहीं पाता। स्रोत में इसके लिए हिमयुग या आइस एजेस का उदाहरण दिया गया है ना? बिल्कुल, इसे उसी उदाहरण से समझते हैं। तो हिमयुग कैसे आता है? ये बहुत भारी बर्फबारी या भयानक सर्दियों से नहीं आता? नहीं, ये उन गर्मियों से आता है जो इतनी ठंडी होती हैं कि पिछली सर्दियों की थोड़ी सी बर्फ पिघल नहीं पाती। और वो बची हुई बर्फ अगली सर्दियों में और ज्यादा बर्फ जमा करती है। हाँ, जो सूर्य की किरणों को वापस धकेलती है, जिससे धरती और ठंडी होती है। तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। बिल्कुल, कुछ ही सदियों में पूरी धरती मीलों मोटी बर्फ की चादर से ढक जाती है। मतलब बहुत बड़ी ताकत की जरूरत नहीं है, बस उस छोटी सी शुरुआत को टिके रहने की जरूरत है। वॉरेन बफेट की कहानी बिल्कुल इसी हिमयुग जैसी है। सच में? हाँ, उनकी 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति में से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। अरे बाप रे, 65 साल के बाद? हाँ, उनका असली रहस्य उनकी कोई जादुई निवेश तकनीक नहीं है, बल्कि उनका समय है। क्योंकि उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। और उसे दशकों तक बिना छेड़े छोड़ दिया। उनका स्किल निवेश हो सकता है, लेकिन उनका असली रहस्य उनका कंपाउंडिंग को दिया गया समय है। तो पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड या लाभांश कोई प्रतिशत रिटर्न नहीं है। नहीं, ये हर सुबह उठकर खुद से ये कह पाना है कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर समय और बचत इतनी बड़ी ताकत है, तो हम बचाते क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा बचाने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन 1970 के तेल संकट को याद कीजिए, जब दुनिया में तेल की भारी कमी हो गई थी। हाँ, और कीमतें आसमान छू रही थी। दुनिया ने उस संकट का हल रातों रात नए तेल के कुएं खोजकर नहीं निकाला। तो हल कैसे निकला? हल निकाला गया गाड़ियों और फैक्ट्रियों को ज्यादा ऊर्जा कुशल बनाकर। हमने ऊर्जा बचानी शुरू कर दी। तो हमारी व्यक्तिगत बचत भी बिल्कुल वैसी है। एकदम। आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए शायद दूसरों पर निर्भर रहना पड़े, लेकिन अपनी बचत दर बढ़ाना पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। और जब हम पैसे बचाते हैं तो हम असल में अपने समय पर नियंत्रण खरीद रहे होते हैं। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक बहुत ही रोचक शब्द है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस? हाँ, इसका मतलब है कि जब इंसान को लगता है कि उसका अपने समय या जीवन पर नियंत्रण नहीं है, तो उसे अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगती है। अच्छा। मान लीजिए आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, ये आपका जुनून है। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक सख्त स्केड्यूल के तहत पेंटिंग करनी ही पड़ेगी, तो वो जुनून तुरंत एक बोझिल काम लगने लगेगा। बिल्कुल, वो उबाऊ लगने लगेगा, क्योंकि आजादी छीनने का एहसास बहुत डरावना होता है। सही कहा। इसीलिए आज की दुनिया में जहां हर कोई स्मार्ट है, बुद्धिमत्ता कोई दुर्लभ चीज नहीं रह गई है। हाँ, आजकल तो सबके पास डिग्रियां हैं। तो ऐसे में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपकी डिग्री नहीं, बल्कि आपका लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब बिना किसी खास कारण या बिना कोई कार खरीदने के लक्ष्य के पैसे बचाना आपको जिंदगी में ऑप्शंस देता है। बिल्कुल। आप कोई खराब नौकरी छोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से काम चुन सकते हैं, या सही अवसर का इंतजार कर सकते हैं। यही तो समय का असली मूल्य है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटें, तो सबसे बड़ी सीख ये है कि पैसे को कभी भी सिर्फ एक स्प्रेडशीट की तरह देखना बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये कोई स्प्रेडशीट का खेल नहीं है। बिल्कुल, ये कोई गणित की पहेली नहीं है जिसे एक बार सुलझा लिया तो हमेशा काम करेगी। ये हमारे दिमाग, हमारे अहंकार और हमारे जीवन के अनुभवों का एक बहुत ही जटिल खेल है। एकदम सही। अच्छी निवेश रणनीति का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सबसे बेहतरीन फैसला लें। तो फिर क्या है? इसका मतलब है लगातार उन बड़ी गलतियों से बचना जो आपको खेल से बाहर कर सकती हैं, और बस सरवाइव करना। अगर आप टिके रहे तो कंपाउंडिंग अपना काम कर देगी। इस चर्चा के अंत में एक विचार जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है कि हम इंसान दूसरों को देखकर, उनकी नकल करके बहुत कुछ सीखते हैं। हम बचपन से ही हम दूसरों के कपड़े, उनका रहन सहन देखकर अपनी राय बनाते हैं, लेकिन धन यानी असल वेल्थ की प्रकृति छुपी हुई होती है, जो पानी के नीचे वाला हिस्सा है। बिल्कुल, ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वे निवेश हैं जो दुनिया को नहीं दिखते। तो ऐसे समाज में
जहां सफलता सिर्फ महंगी गाड़ियों और दिखावे से नापी जाती है, हम अगली पीढ़ी को असल वेल्थ बनाना कैसे सिखाएंगे जब वे उसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। वो जो एक्सरे मशीन होती है ना, हाँ। वो शायद हमारी हड्डियों की चोट तो दिखा दे, लेकिन हमारे वित्तीय फैसलों के पीछे छुपे डर, लालच और हमारे बचपन के अनुभवों को कभी नहीं दिखा सकती। सही कहा आपने। वित्तीय सफलता कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। ये एक बहुत ही धुंधला मनोवैज्ञानिक परिदृश्य है, जहां असली संपत्ति शोर मचाने वाले दिखावे में नहीं, बल्कि इस शांति और आजादी में है जो आपको रात में चैन की नींद देती है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं।